in this lab, we'll be doing titrations. So in yesterday's experiment, okay, I can't move the slide. Gosh. Can't move the slides. Okay, so in last experiment, we also have discussed titration. We started, so in this whole lab, we'll be doing the titrations actually. So in yesterday's or in Saturday's class, I think I had discussed that how can you standardize sodium hydroxide, because we had discussed that sodium hydroxide जो है वो primary standard नहीं है, rather it is a secondary standard. तो इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए आपको टाइट्रेट करना पड़ता है अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड. सो आज भी आप जो है स्टैंडर्डाइज करेंगे. किसको स्टैंडर्डाइज करेंगे आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे. 0.1 मोलर एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे एंड फिर आप उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे अगेंस्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, जो कि आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वहाँ यहाँ पे आपके पास HCl है और उसको आपने टाइट्रेट करना है अगेंस्ट सोडियम कार्बोनेट. दैट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड. या फिर आपने इसको साइज करना है अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने सैटरडे को एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जैक्ट मोलैरिटी को फाइंड किया था, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड. तो इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को आप नोन अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करके और सोल्यूशन बना के आप फाइंडिंग कर सकते हैं. तो इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए आपको इसको टाइट्रेट करना पड़ता है अगेंस्ट नोन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड. सो एक तो आपने वो जो पिछले एक्सपेरिमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी फाइंड की थी, वहां से आपने 0.1 मोलर HCl की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना है. और दूसरा ये कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर कोई ऑल्टरनेट बेस का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. तो यू कैन आल्सो यूज द सॉल्यूशन ऑफ अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग जब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आएंगे. सो रिगार्डिंग अ फ्यू things about the background information या फिर जो आप experiment कर रहे हैं actually है क्या. So what is a titration? That it is a technique that is used to determine the concentration of an unknown solution. So it's what is actually a titration? That it is a technique that if you want to know if you want to determine or if you want to know the concentration of an unknown solution, तो फिर उसको determine करने के लिए आप टाइट्रेशन की टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं. और यहाँ पे एक टिपिकल टाइट्रेशन का सेटअप जो है वो शो किया हुआ है. और ऑब्वियसली आप जो ब्यूरेट है इसको यहाँ पे एयर में ही हैंग हुआ हुआ है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास स्टैंड होता है और फिर हम उस स्टैंड के साथ जो है ब्यूरेट को करते हैं. एंड ब्यूरेट में आप कौन सा सोल्यूशन लेते हैं? ब्यूरेट में आप वो सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है. और आपके पास कोनिकल फ्लास्क जो होती है उसमें आपके पास कैसा सोल्यूशन होता है? कोनिकल फ्लास्क में आप जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं वो आप सोल्यूशन लेते हैं. सो दैट इज बेसिकली अ टिपिकल सेटअप फॉर ए टाइट्रेशन. और फिर हम किस तरह से एंड पॉइंट को या इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, दैट फॉर दैट वी नीड एन इंडिकेटर. तो यहाँ पे हम आज जो करेंगे टाइट्रेशन दैट विल बी एन एसिड बेस टाइट्रेशन. तो एक सोल्यूशन आप एसिड का बनाएंगे और दूसरा आप बेसिक कंपाउंड का सोल्यूशन बनाएंगे और उन दोनों को आपस में टाइट्रेट करके आप जो अननोन एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करेंगे. सो दैट इज बेसिकली टिपिकल सेटअप फॉर टाइट्रेशन. एंड आपके पास टाइट्रेंट क्या होता है? यू माइट बी फेमिलियर विद दीज टू टर्म्स, दैट व्हाट इज अ टाइट्रेंट एंड व्हाट इज अ टाइट्रेंट. सो वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपके पास नोन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ टाइट्रेंट. और टाइट्रेंट को आप जो है वो ब्यूरेट में लेते हैं. सो यू आर फेमिलियर विद द apparatus दैट यू विल टेक टाइट्रेंट इन द ब्यूरेट. और जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको डिटरमिन करनी होगी या वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइट्रेंट और द एनालाइट. और उसको उस सोल्यूशन को जो है वो आप कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेंगे. Is that not moving? Can't move the slide.
So I can't move the slides. So no, I can't move the slides. And I'm stuck at just slide number 2. मैम हमें तो शो हो रही है स्लाइड नंबर 2। आपको स्लाइड नंबर 2 शो हो रही है ना, बट मैंने स्लाइड नंबर 3 पे जाना है। I can't move to slide number 3. I'm just stuck at slide number 2. maybe मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लूँ, आप लोग इधर ही रहें, ठीक है? Okay, now you can hear me. Now you can hear me. Oh, great. Now you can hear me. Okay. So now you can hear me. Okay. So we were discussing that आपके पास titrant क्या होता है, that वो solution जिसकी concentration आपके पास known होती है, that is the titrant, और उसको आप देते हैं burette के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं कि हम जिस solution का किस concentration हमें determine करनी होती है, उसको हम conical flask में लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि वो titrant है, with the name ends in D. और फिर हम क्या करते हैं कि we determine the volume of the titrant, कि कितना वॉल्यूम titrant का यूज हुआ है टाइट्रेशन में, और फिर उस वॉल्यूम को डिटरमिन करके हम जो हमारे पास अननोन सोल्यूशन अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, या जो टाइट्रेंट है, या जो हमारे पास एनालाइट है, उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हम डिटरमिन करते हैं। और हमें कब पता चलता है कि हमारे पास इक्वल अमाउंट्स में रिएक्टेंट्स मौजूद है? जैसे अगर हम एक एसिड ले रहे हैं, एक एसिड का सोल्यूशन ले रहे हैं और एक बेस का सोल्यूशन ले रहे हैं, तो हमें कब पता चलेगा कि हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो आ गया है? सो फॉर दैट we use an indicator, so that basically signals the end of the reaction, or it basically depicts the end point of the reaction. So आज का जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपके पास ट्रेंड है, that will be a base, that will be either sodium hydroxide or that will be sodium carbonate, और जो टाइप ट्रेंड आपके पास होगा, यानी आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है और उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना है, बिकॉज दैट इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड, दैट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन को हमेशा आप किसी दूसरे नॉन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से टाइट्रेट करके उसको डिटरमिन करते हैं। सो द इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट को आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे? द इंडिकेटर that we will be using in this experiment, it will be phenolphthalein. So we'll also be discussing के phenolphthalein का structure क्या होता है and why it gives phenolphthalein is colorless in the acidic medium and it is pink in basic medium. So what happens to the structure of phenolphthalein, that why does it gives you no color in the acidic solution, and why it gives you light pink coloration in the basic solution? So that we will also be discussing. So what is basically standardization? So आज जो आप experiment कर रहे हैं वो standardization ही है। Standardization क्या होती है? That it is actually the process of determining the exact concentration or molarity of a solution. तो concentration को आप इसको molarity की form में express कर सकते हैं. You can also express that in the form of molality. So हम आज HCl के solution की molarity या उसकी concentration को determine करेंगे, और इस process को, इस कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को आप कहते हैं दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। और टाइट्रेशन आपके पास क्या होती है? दैट इट इज वन टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एंड दैट इज ऑफन यूज्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन। और टाइट्रेशन में हम
क्या चीज़ डिटरमिन करते हैं, दैट वी डिटरमिन द वॉल्यूम्स, और हम डिटरमिन करते हैं एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद अ नोन अमाउंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो हमारे पास जिस एनालाइट की कंसंट्रेशन आपने डिटरमिन करनी होती है, तो आप उसको 10 ml पोर्शन में लेते हैं, एंड देन आप ब्यूरेट में वो सोल्यूशन डालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है, और फिर आप उसका आप 3 रीडिंग देते हैं, और फिर एट द एंड यू डिटरमिन द एवरेज कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, एंड फिर आप जो है फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो आपका अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं। So and then we were discussing that standards क्या होते हैं, secondary standard क्या होता है, primary standard क्या होता है. So secondary standard आपके पास क्या होता है, that a secondary standard is a substance whose content of the active substance has been found by comparison against the primary standard. यानी आप उसकी exact concentration को उसको weigh करके जो है वो आप determine नहीं कर सकते. So उनकी कंसंट्रेशन को आप किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, यू कैन डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड ओनली बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड. तो उसकी कंसंट्रेशन को आप एग्जैक्ट उसके उसके उसकी मोलैरिटी से या उसके मास से और फिर उसको मोल कट करके और उसका सॉल्यूशन कभी भी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन को डिटरमिन नहीं कर सकते. सो टू डिटरमिन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपको इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड. Okay, and so the normality or molarity of a secondary standard, it can be determined by titrating it against a primary standard. यानी आपने इसकी exact concentration को जो कि आप normality की form में या molarity फिर molality की form में express करते हैं, तो उसको आप किस तरह से determine कर सकते हैं that you have to titrate that against the primary standard. So a secondary standard solution is a solution in which the concentration of dissolved solute has not been determined from the weight of the compound dissolved, but it is determined by reaction by titration of a volume of a primary standard. यानी आप उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को उसको वे करके या डिजॉल्व सॉल्यूट की अमाउंट से डिटरमिन नहीं कर सकते, या उस कंपाउंड के वेट को पर्टिकुलर अमाउंट को डिसॉल्व करके उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन नहीं कर सकते, बल्कि आपने उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना होता है बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल में आपके पास कौन कौन सी आपके पास केमिकल है, जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज किया था. So it means that sodium hydroxide is not a primary standard because we discussed in today's class that sodium hydroxide का solution की concentration क्यों change हो जाती है, because sodium hydroxide में ये capability होती है कि वो hygroscopic होता है और वो absorb करता है moisture, तो जिसकी वजह से उसका V जो है उसके V exactly वही नहीं होता जो कि आपको बैलेंस के ऊपर नजर आ रहा होता है. इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका एक्वा सोल्यूशन, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. So they are used for these solutions are used for titration, लेकिन ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं that these compounds are secondary standards. उनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए आपको इनको कैलिब्रेट करना पड़ता है पहले. And secondary standard solutions, they are made from solids or liquids which may not weigh accurately because their purity it tends to decrease with time and exposure to air. So जो प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आपके पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक अगर पड़े रहेंगे तो वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है, और इट माइट बी पॉसिबल कि वो डिकम्पोज हो जाए टाइम के साथ, या फिर मॉइस्चर अगर एयर से आप उनको एक्सपोज कर दें तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें. तो इसी तरह से जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, so it can absorb water and it can also absorb carbon dioxide from the air, which results in an error if this is not accounted for. So it means that sodium hydroxide जो है वो hygroscopic है and it will absorb moisture and carbon dioxide, so it's not too much stable. तो ये primary standards की examples में नहीं आता है. इसी तरह से आपके पास sodium thiosulfate है, it is also a secondary standard because it has the ability or the capability to absorb carbon dioxide from the atmosphere and it also gets decomposed. तो फिर आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दैट प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम कंपाउंड सच एज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट व्हिच आर स्टेबल and they are available in high purity and they do not absorb from the air. So we have some criteria for the primary standards के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की. तो उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि उनको स्टेबल चाहिए,
उनको हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उनमें से एक एग्जांपल आपके पास जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स उनमें से एक एग्जांपल आपके पोटेशियम हाइड्रोजन है जो कि स्टेबल है और हाई प्योरिटी में अवेलेबल होता है और एयर से जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता। सो or a solution prepared from a primary standard, it can be trusted to have pretty much exactly the molarity one gets by weighing the solid, converting into moles and dividing by the volume of the solution. यानी इसकी एग्जैक्ट मोलारिटी वही होती है। अगर आपके पास आपने प्राइमरी सैलड का सोल्यूशन बनाया है तो उसकी उसकी मोलारिटी भी वही होगी जो कि आपके पास तब आएगी जब आप कंपाउंड को वेट करेंगे और उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास जो 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 कंसंट्रेशन आएगी वो उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन भी वही होगी जो आप थ्योरेटिकली कर रहे होंगे, मगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। And the primary standard is then used to titrate the secondary standard solution to find out its exact molarity. यानी primary standard के solutions को हम use करते हैं to titrate the secondary standard solutions and to find out their concentration or to find out their molarity. तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो आप उसकी एग्जैक्ट मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय weighing it by weighing the solid, और फिर आप उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्वेंट की अमाउंट में डिसॉल्व करके उसकी एग्जैक्ट मोलारिटी को आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके इसके वेट से ही फाइंड कर सकते हैं आप, बल्कि जबकि ये जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड के केस में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है दैट प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल में आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ड्राई सोडियम क्लोराइड है, ड्राई पोटेशियम क्लोराइड आता है। इस तरह से प्योर मेटालिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर, मैग्नीशियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस ऑफ नॉन हाई प्योरिटी। एंड क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो हैं स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल एट ओवर टेम्परेचर्स used to standardize the volumetric reagents, and primary standards are the substances which are available in pure form with definite chemical composition. Okay, तो इसका मतलब है कि ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और यहाँ की प्योरिटी हाई होती है और ये स्टेबल भी होते हैं। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide and hydrochloric acid, and also if you have sodium thiosulfate and potassium permanganate, these all are the examples of secondary standards. Okay, so what are the criteria for a primary standard? That a primary standard it should satisfy the following requirements. So primary standard के लिए आपको क्या क्या requirements क्या के लिए क्या क्या requirements हैं? That it must be easy to obtain, ये आपके पास easily available होना चाहिए, and it should be easy to purify and to preserve in a pure state, and the substance it should be stable. The substance it should be unaltered in air during weighing. यानी ऐसा ना हो कि आप weighing कर रहे हैं तो उसका जो mass है वो change हो जाए, तो उसका mass यानी इसको hygroscopic नहीं होना चाहिए, इसको stable होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा reactive नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप weigh कर रहे हो तो उसका mass जो है वो weighing के दौरान जो है वो change हो जाए। So this condition implies that it should not be hygroscopic, यानी primary standard को hygroscopic नहीं होना चाहिए और इसको एयर के साथ ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए, या फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। So it should have a relatively high molecular mass so that the weighing errors may be negligible. So primary standards का जो molecular mass है उसको भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि जब आप weigh करें तो जो weighing errors हैं उनको minimize किया जा सके। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है that what are the primary standards which are used in acid based titration. So यहाँ पे alkalimetry जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर टाइट्रेशन है तो फिर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, और अगर HCl और सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर आप एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं एज अ वी वांट टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर आप बेस जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो आज के एक्सपेरिमेंट में भी हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करेंगे, एंड इफ यू हैव टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रो, so you know that is the secondary standard. तो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में इसको oxalic acid के साथ standardize किया था, but you can also standardize that with potassium hydrogen thalate. Okay, and what about the endpoint? Endpoint क्या होता है? That it's the point at which the reaction is complete and in a titration, that is called as the endpoint. And a chemical substance that is known as an indicator, it is used to indicate the endpoint. So
एंड पॉइंट जो है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि दैट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन हैज रीच्ड, और एंड पॉइंट को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं. सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एंड पॉइंट्स की डिटेक्शन के लिए. सो आज के एक्सपेरिमेंट में जो आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे दैट इज बेसिकली phenolphthalein. Yes, Ikra, do you have any question? Okay, so okay, आज के एक्सपेरिमेंट में जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे दैट इज phenolphthalein, और व्हाट इज द कलर, इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और phenolphthalein का कलर क्या है, दैट इट इज कलरलेस इन द एसिडिक सॉल्यूशन एंड इट इज पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन. So we'll be discussing that why it gives colorless, it is colorless in the acidic solution and why it gives a pink color in the basic solution. So concentration को express करने के लिए आपके पास आप किस तरह से concentration को, solutions की concentration को express कर सकते हैं. So one form is that आप molality की form में concentration को express कर सकते हैं. So what is actually molality? That it is defined as the number of moles of a solute that is dissolved in 1 kilograms of the solvent. So अगर आपके पास किसी कंपाउंड का 1 मोल सॉल्वेंट के 1 kg के अंदर डिसॉल्व होगा तो आप कहेंगे कि आपके पास उस कंपाउंड का जो सोल्यूशन है दैट इज 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन. और नंबर ऑफ मोल्स आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं, जैसे आपके पास ग्राम, आप किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो आपके पास उस कंपाउंड के आपके पास मोल आ जाएंगे. और उतने कंपाउंड के वेट को अगर आपने 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उससे कि वो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है. इसी तरह से कंसंट्रेशन को आप मोलारिटी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इट इज बेसिकली डिपिक्टेड बाय अ कैपिटल M. और मोलारिटी आपके पास क्या होती है, हम पिछले एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस कर रहे थे दैट यू हैव टू प्रिपेयर a molar solution. So a molar solution क्या होता है, a molar solution को किस तरह से prepare करते हैं, that a molar solution it is defined as the solution that contains, okay, how can you prepare a molar solution that will be dissolving the 1 mole of the solute in 1 liter of the solution. अगर आपने किसी कंपाउंड के 1 moles को 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किया या फिर 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो फिर आपके पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा दैट विल बी अ 1 मोलर सोल्यूशन. So what is actually molarity? It is actually the moles of the solute that will be dissolved in 1 liter of the solution. So if you will be having आपके solute का 1 मोल जो है 1 लीटर में डिसॉल्व होगा तो आपके पास जो सोल्यूशन है that will be a 1 molar solution. So आप solids के केस में तो आप बहुत आराम से, yes, I have taken the attendance. Yes, I have recorded the attendance. Okay, so it's very easy in case of solids that if you want to prepare a molar solution तो फिर आपने क्या करना है कि उस कंपाउंड के molecular mass यानी किसी भी कंपाउंड के जो मोल्स हैं 1 मोल को आपने डिसॉल्व करना है इन 1 लीटर तो आपके पास उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा. लेकिन if you have to deal with the liquids फिर आप उनका मोलर सॉल्यूशन किस तरह से बनाएंगे, that if you want to prepare that for this experiment you have to prepare a 0.1 molar HCl solution and आपने ये 0.1 molar HCl solution जो है वो 500 ml में बनाना है. तो इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, that आपके पास जो लैब में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल होता है दैट इज बेसिकली 37%. इसकी दैट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ HCl. और हम कहते हैं कि जो HCl हमारे पास लैब में अवेलेबल है दैट इज 12 मोलर. तो फिर आप इसकी मोलारिटी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट लैब में जो HCl है दैट इज 12 मोलर और वो हम कहते हैं कि वो कैसे हमें पता चला कि ये 12 मोलर है. तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है दैट इज परसेंटेज प्योरिटी इनटू डेंसिटी इनटू 10 divided by the molecular mass. So the percentage purity of this HCl is 37% और इसकी density जो है that is 1.18 grams per ml और 10 is in the formula और आपके पास इसका molecular mass per mole. So इस calculation से आपके पास जो है यहाँ पे जो आएगी value that will be approximately. और आपने क्या करना है that you have to prepare, यानी आपके पास जो लैब में बॉटल अवेलेबल है वो 12 मोलर है तो आप उसका कितना वॉल्यूम लेंगे कि आपके पास 0.1 मोलर HCl बन जाए और आपने कितने
वॉल्यूम में बनाना है, वो HCl का सोल्यूशन आपने 500 ml में बनाना है, तो आपने ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और ये आपके पास जो HCl अवेलेबल है वो 12 मोलर है, उसका आप कितना वॉल्यूम लेंगे कि आपके पास 0.1 मोलर HCl का सोल्यूशन बन जाए और कितने वॉल्यूम के अंदर 500 ml में बन जाए। तो आप V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट यू विल हैव टू यूज 4.166 ml, यानी आप 4.166 ml HCl का लेंगे और फिर यू विल मेक द, आप इस तरह की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेके इसके अंदर पहले से वाटर ऐड होगा, फिर आप उसके अंदर HCl फाइनल वॉल्यूम अप टू द मार्क, आप 500 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और फिर आपके पास जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट विल बी अ 0.1 मोलर HCl solution. So up till here it is clear. How do you prepare this 0.1 molar HCl solution? मैम ये परसेंटेज प्योरिटी हमें कैसे पता चली? परसेंटेज प्योरिटी हमें पहले से नोन होती है। परसेंटेज प्योरिटी जो है ये हमें पता होती है, लिटरेचर में अवेलेबल होती है, वहां से वैल्यूज जो है वो सर्च कर लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। डेंसिटी की वैल्यूज भी लिटरेचर में अवेलेबल होती हैं। सो इफ यू हैव टू प्रिपेयर 0.1 मोलर और 0.1 नॉर्मल HCl या किसी भी लिक्विड का आपने सोल्यूशन बनाना है, तो यू विल गो टू द लिटरेचर और लिटरेचर से आप वैल्यू फाइंड करेंगे दैट आपने मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। आपको पता होता है कि फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो 18 मोलर होगा और अगर HCl है तो वो 12 मोलर होगा। बट इफ यू वांट टू सी कि वो किस तरह से वैल्यूज आएंगे, तो फिर आप इस फॉर्मूले में वो पुट करके जो है वो बता सकते हैं कि कितने मोलर आपके पास HCl है या कितने मोलर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कितने नॉर्मल HCl है, कितने नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है। तो यहाँ से यही हमें पहले से पता है कि जो HCl की बॉटल अवेलेबल है, दैट इज नोन कि आपके पास जो HCl का सोल्यूशन है वो 12 मोलर ही होगा। और फिर आपने डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा के वहाँ से जितने भी मोलर सोल्यूशन आपने बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। ईदर यू कैन प्रिपेयर दैट इन 500 ml और यू कैन प्रिपेयर दैट इन 1000 ml, जिसकी साइज से आप वॉल्यूमेट्रिक चाहते हैं वो यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख देंगे, कितने वॉल्यूम में आप कितने मोलर सोल्यूशन बनाना है तो आराम से कर सकते हैं। बट दैट इज फॉर द लिक्स, अगर आप HCl का सोल्यूशन बनाना है या अगर सोल्यूशन बनाना तो इस कैलकुलेशन से आप आराम से बनते हैं। Okay, and if okay, so you have to prepare sodium carbonate solution. You have to prepare Awaz. Okay, the voice is not clear. ये इसमें ये थ्योरी नहीं लिखी हुई है, इस पोर्टल में जो स्लाइड्स थी उनमें ये थ्योरी नहीं है, तो क्योंकि ये थ्योरी मैंने आपको खुद समझानी थी। ओके, दैट इज क्लियर। और अब आपने क्या करना है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें ये है कि आपको 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाना है। तो वो सोल्यूशन आप किस तरह से बनाएंगे, दैट यू हैव टू प्रिपेयर 0. So you have to use okay, you have to prepare 0.05 molar sodium carbonate solution। तो वो आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, that you have to you have to weigh about 2.66 grams of pure sodium carbonate in a beaker, and then you will have to dissolve that in a minimum amount of water, and then you will transfer that to a 500 ml volumetric flask, and then you will make the volume up to the mark। So ये हमने 0.05 मोलर सोल्यूशन बनाना है सोडियम कार्बोनेट का और उसके लिए हमें इतने ग्राम्स वे करना है। तो ये वेट हमारे पास कहाँ से आया, ये हमें किस पता चला कि हमें 2.66 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का लेना है। तो आपको पता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 105.9888 ग्राम्स पर मोल। तो इतने ग्राम्स को अगर आप 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन आएगा। और अगर आपने इसको 500 ml में डिसॉल्व करना है और 1 मोलर सोल्यूशन ही बनाना है तो फिर आपके पास आपको 53 यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2.66 ग्राम्स को यूज करें तो फिर आपके पास
आपके पास कितने मोलर सोल्यूशन आएगा, फिर आपके पास 0.05 मोलर सोल्यूशन आएगा। तो इस तरह से आपने इतनी अमाउंट को, ये आपकी वर्कशीट में मेंशन है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती थी दैट व्हाई वी हैव यूज्ड 2.66 ग्राम्स। और अगर 2.66 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का यूज किया तो वो कितनी, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट। इसका फॉर्मूला मैथ आपने डिसॉल्व कर दिया, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करके आपने 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन आ गया। तो हाफ जो है वो 500 ml में हो जाएगा, और अगर 2.66 ग्राम्स होगी तो आपके पास 0.05 मोलर सोल्यूशन। यानी आपने आज के एक्सपेरिमेंट में जब हम HCl को सैनिटाइज करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो इसका हम 0.05 मोलर सोल्यूशन जो है वो बना लेंगे। और फिर हम 0.1 मोलर HCl के साथ उसको 0.1 मोलर HCl यहाँ पे है, आपने इस तरह से बनाया 0.1 मोलर HCl, दैट आपने 4 ml लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एंड देन आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो 500 ml वाली लेनी है, इसके अंदर आपने पहले से वाटर होगा, क्योंकि यू नो दैट हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते। और फिर आप इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे, एंड देन यू विल मेक द वॉल्यूम अप टू द मार्क इन अ 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो आपके पास ये जो है कितने मोलर बन जाएगा, that will be your 0.1 molar hydrochloric acid solution। और फिर इसको आप सैनिटाइज करेंगे अगेन 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। तो मोलारिटी जिस तरह से अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है तो वो कितने मोलर होता है, हमें पहले से पता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो 18 मोलर। सो इसके लिए भी आपको परसेंटेज प्योरिटी डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो परसेंटेज प्योरिटी जो सल्फ्यूरिक एसिड की 98% होती है, डेंसिटी दैट इज 1.84 ग्राम्स पर ml, और फिर आपके पास 10 एंड इसका मोलर मास 98 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ से आपके पास आगे दैट HCl जो हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है वो 12 मोलर होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 18 मोलर होता है। तो आपको अगर आगे जो एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी 0.1 मोलर या नॉर्मल सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का बनाना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज 18 मोलर। Then regarding the structure of this phenolphthalein, इस एक्सपेरिमेंट में जब आप एसिड बेस डाइजेशन करें, लास्ट स्लाइड क्लियर नहीं है? ओके, दिस स्लाइड इज नॉट क्लियर। ओके, इसमें क्या है दैट जब आपके पास सॉलिड्स हैं तो उनकी आपने एक मोलर सॉल्यूशन बनाना है किसी भी कंपाउंड का। So if these are solids, तो आप उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस, उससे बैक वाली this one ओके, ये वाली स्लाइड आपको क्लियर नहीं है, तो इसमें क्या है, सोडियम, मे बी आई कैन राइट इट, सोडियम, हाउ विल आई राइट द पेन। ओके, सो सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, तो इसका मोलर मास आप किस तरह से फाइंड करेंगे? Na2CO3 एंड सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है इनटू 2, प्लस यू हैव कार्बन दैट इज 12 plus 16 into 3. Okay, that is how you calculate the formula mass. और ये आपके पास आएगा, that will be equal to 105.9.98, or you may say that it will be 106. ठीक है, आपके पास जब आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास जो वैल्यू that will be 109.888 grams। ठीक है, तो आपने इतने, दिस इज द, दैट इज द फॉर्मूला मास, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसके फॉर्मूला मास को जब आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सोडियम कार्बोनेट, ये इसके 1 मोल के बराबर है। तो जब आप इतनी अमाउंट को 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये इसका 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एंड वांट टू हाफ, आप इसको 1000 ml की बजाय 1 लीटर का मतलब है कि 1000 ml के अंदर बना हुआ है।
1000 ml, एंड इफ यू वांट टू हाफ दैट, आप इसको 500 ml में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसको हाफ कर देना पड़ेगा, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 53 ग्राम्स। तो 53 ग्राम्स अगर आप सोडियम कार्बोनेट की डिजॉल्व करेंगे 500 ml में, तो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप 2.66 ग्राम्स लेंगे, जो कि आपकी वर्कशीट में मेंशन है कि आपने 2.66 ग्राम लेना है सोडियम कार्बोनेट का, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप 2.66 ग्राम देंगे तो फिर आपके पास कितने मोलर सोल्यूशन बनेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है दैट आपने यहाँ पे अगर 53 ग्राम्स है तो आपके पास 53 ग्राम्स को आपने 500 ml में डिजोल्व किया तो आपके पास 1 मोलर बना। तो आप 2.66 ग्राम्स को डिजोल्व करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 53 इनटू 2.66। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास 0.05 मोलर सोल्यूशन बनेगा। दैट अगर आप 2.66 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट के डिजोल्व करेंगे 500 ml में, तो फिर आपके पास कितने मोलर सोल्यूशन बनेगा, आपके पास 0.05 मोलर सोल्यूशन बनेगा सोडियम कार्बोनेट का। तो नाउ इट इज क्लियर। ओके ग्रेट, एंड दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी कि अगर आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl को डील कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह से करेंगे, बिकॉज इज आर लिक्विड, तो वहाँ से आपको इसकी मोलैरिटी का पता होना चाहिए कितने मोलर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 18 मोलर होता है, तो फिर आपको किसी भी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज M1V1, जैसे आपने HCl के लिए लगाया M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो अगर आपके पास 18 मोलर है ये, तो आप इसका कितना वॉल्यूम लेंगे कि आपके पास सपोज यू वांट टू प्रिपेयर 0.5 मोलर सॉल्यूशन इन 1 लीटर, तो यहाँ पे आपके पास और इन 500 ml, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम वो बता देंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट दैट वॉल्यूम। एंड फिर आपके पास फिनोल्फथालीन हम यूज़ कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर बिकॉज दिस इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो यहाँ पे हम फिनोल्फथालीन को इंडिकेटर यूज़ करेंगे और फिनोल्फथालीन कलर क्या होगा, दैट इट विल बी कलरलेस एंड एसिडिक, और अगर आप इसको बेस में लेंगे तो फिर ये जो है वो पिंक होगा। सो व्हाई इट इज कलरलेस एंड एसिडिक, सो एसिडिक जब ये होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फिनोल्फथालीन ओवर हियर यू कैन सी, एंड so it will be colorless and acidic solution, लेकिन जब आप बेस ऐड करेंगे तो बेस you can see that you have got these OH groups। तो बेस क्या करेगी, बेस जो है वो it will abstract the proton, ठीक है, and you will get a यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, और फिर आपके पास जो रिजल्टिंग क्विनोइड स्ट्रक्चर होगा उसमें दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और उसमें आपके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी होगी, बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बिकॉज यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ alternate double and single bonds. So because of that, because of the presence of this extended conjugated system, you will be getting a light pink color. So that extended conjugation is not possible over here. So you can see that यहाँ पे sp3 hybridized carbon है. So you don't have consecutive alternate single and double bonds, but when you will add the base, it will abstract these phenolic protons, और फिर आपके पास जो phenol ion आएगा, that will be resonance stabilized. The ring will open and you will get a structure, or you will get a system that will be stable by resonance, and that will also be having extended conjugation, and that will be imparting the pink color to the solution. Okay, so now coming towards the actual experiment, that experiment number 2, I already have shared the worksheets with you. That experiment number 2 is that you have to prepare and you have to standardize HCl solution. So up till now you know that आपके पास HCl का solution बनाना है और उसकी concentration भी मालूम करनी है, because HCl जो है वो primary standard नहीं है, इसको किसी primary standard के साथ आप standardize करेंगे या फिर ऐसे solution के साथ जिसकी concentration आपको पहले से मालूम होगी या जिसको आप पहले से स्टैंडर्डाइज कर चुके होंगे उसके साथ आपने स्टैंडर्डाइज करना है। तो यहाँ पे आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया था तो उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज किया था और उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या उसकी मोलैरिटी आपने फाइंड आउट कर ली थी, जो कि 0.097 मोलर थी अगर आप कैलकुलेशंस को देखें तो। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड
से आपने स्टैंडर्डाइज करना है HCl को, and it's an acid based reaction. Sodium chloride and water will be formed, that is the salt, and that is water. So the chemicals that you need for the experiment, that is standard sodium hydroxide solution, standard sodium carbonate solution. So आप sodium carbonate के साथ भी इसको standardize करेंगे, and then you need standard HCl solution. So indicator, I told you that आप कौन सा indicator use करेंगे, you will be using phenolphthalein indicator, and apparatus आपने कौन सा use करना है. You are familiar with burette, pipette, and the conical flask or Erlenmeyer flask, the pipette, bulb, beakers, and the burette stand and the clamp. Okay, so the first thing is that आपने 0.1 molar HCl का solution बनाना है. So that I told you आप किस तरह से बनाएंगे. HCl जो है वो 12 molar होता है. So आपने M1V1 is equal to M2V2 dilution का formula लगाना है, और आपने जो है वो 0.1 molar HCl का solution बनाना है. So for that आपने 5 ml pure HCl को pipette out कर लेना है in a 500 ml volumetric flask containing 250 ml of distilled water, and then you will shake the flask and you will make the volume up to the mark till आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 500 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जहाँ तक मार्क लगा है वहाँ तक आपने वाटर को फिल कर लेना है. तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोलर. और फिर आपने क्या करना है दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. और स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है दैट इट इज मेंशन्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1. तो वहाँ से आपने देख लेना है कि किस तरह से आपने स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. एंड देन हम वही मोलारिटी यूज़ कर रहे हैं दैट, क्योंकि अभी तो हम एक्चुअल लैब नहीं कर रहे हैं, हम वर्चुअल लैब कर रहे हैं. सो होता ये है कि हम फर्स्ट जो कंसंट्रेशन, या हम एक ही दिन में 2 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमने डिटरमिन की होती है तो फिर हम वही सोल्यूशन लेते हैं और फिर उसको आगे प्रोसीड करते हैं. तो अभी चूँकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं बट हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहे हैं. सो आई विल बी शेयरिंग द वीडियोज़ विद यू, बट यहाँ पे हम वही कंसंट्रेशन, आपको पता है कि आपने किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर किया एंड उसकी मोलारिटी जो आई थी दैट वाज 0.097 मोलर. एंड देन आपने क्या करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज किया है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, और फिर आपको इसकी मोलारिटी पता चल गई है दैट इट इज 0.097 मोलर. अब आपने क्या करना है कि आपने इस HCl को स्टैंडर्डाइज करना है जिसका आपने 0.1 जो आप अज्यूम करें कि ये 0.1 मोलर है. तो फिर आप क्या करेंगे दैट आपने ब्यूरेट को फिल करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज अ टाइट्रेंट, और इसकी कंसंट्रेशन आपको नोन है. फिर आपने 10 ml HCl का सॉल्यूशन लेना है इन अ कोनिकल फ्लास्क, and you will add 2 drops of the indicator that is phenolphthalein, and then you will titrate that against the sodium hydroxide solution. फिर आप you will carry out the 3 titrations and these should not differ by more than 0.1 ml. और फिर आपने titration volume को रिकॉर्ड करना है इन टेबल, और फिर आपने HCl की मोलारिटी को कैलकुलेट करना है या उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको डिटरमिन करना है. ओके, सो हम इसकी कैलकुलेशंस को देख लेते हैं. दैट इज हाउ आपने इनिशियल वॉल्यूम रिकॉर्ड किया ब्यूरेट में, एंड देन आपके पास फाइनल वॉल्यूम सपोज इट केम 11.40 ml. Any total volume to use for that is 11.40 ml, and then you started the second reading, and then you started at 12 and you ended up at 23.50, और आपके पास जो वॉल्यूम यूज हुआ that is 11.50. And for the third you started at 25 and you ended at 37.50, so you got 11.50. so आपके पास आपने एवरेज वॉल्यूम जो है वो निकाल लेना है, इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज निकाल लेना है. दैट इज 11.47 ml. और फिर आपने क्या करना है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट वाज यूज्ड. और फिर आपने कैलकुलेट करनी है मोलारिटी HCl की. सो यू विल बी अप्लाइंग द फार्मूला दैट इज M1V1 1 is equal to M2V2 or N2. सो आपने फाइंड आउट करनी है मोलारिटी HCl की, और वॉल्यूम आपके पास जो यूज हुआ है, आपने HCl का जो वॉल्यूम यूज किया था दैट वाज 10 ml. आपने 10 ml उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर लिया था, एंड N1 आपके पास कहाँ से आया, आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ गया. एंड दैट इज अ मिस्टेक ओवर है, ये 1 आई थिंक यहाँ से यहाँ मूव हो गया, तो ये 1 यहाँ पे आएगा, दैट विल बी 1 ओवर हियर. और यहाँ पे जो मोलारिटी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कि आपने सैटरडे के एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन की, दैट इज 0.097 मोलर. और यहाँ पे जो वॉल्यूम आपने लिया
आपके पास यहाँ से जो एवरेज वॉल्यूम आ गया दैट इज 11.47 ml एंड देन आपने यहाँ से जो एग्जैक्ट मोलारिटी है फाइंड कर ली HCl की, नहीं एग्जैक्टली जो सोल्यूशन आपके पास HCl का बना है उसकी मोलारिटी क्या है, दैट इज 0.1 मोलर. That is how you have determined the concentration of HCl solution. इस तरह से a second method is also available that if you want to calculate the if you want to determine the concentration of this hydrochloric acid, तो pure primary standard भी हमारे पास available है, that is sodium carbonate. तो आप इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट करके भी नो इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपने ये हमेशा नहीं है कि आपने हमेशा एवरेज वॉल्यूम V2 में पुट करना है. एवरेज वॉल्यूम आपने हमेशा किसका लेना है, उस चीज का लेना है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी. ठीक है, सो इट कैन बी V1, इट कैन बी V2, सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा V1 लेते हैं, कौन सा V2 लेते हैं. बट एवरेज वॉल्यूम आपके पास किसका होगा, आपने ब्यूरेट में क्या चीज लेनी है जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होगी, और फिर वहां से जो आपके पास वॉल्यूम्स आएंगे उसको आपने एवरेज करना है. उसको आप V1 भी बना सकते हैं, वो जो एवरेज वॉल्यूम है वो V1 भी हो सकता है. ठीक है, और फिर आप V2 फाइंड आउट कर सकते हैं वो फॉर्मूला लगा के. ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू डू इट अदर वे अराउंड तो वो भी पॉसिबल है. अगर आप जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम यूज है, उसको आप उसको V1 भी कर सकते हैं आप. तो फिर आप जो है वो okay, I hope it's clear. Phenolphthalein. Okay, so that why we haven't used this methyl orange and why, because I think इनकी इसकी कुछ specific range होती है. Maybe depends कि जब आपके पास strong acid और strong base है तो फिर आप phenolphthalein use करें. So that I will confirm you tomorrow. मैं इसको search कर लूँगी. So then I will confirm you that in जो indicators इनकी एक specific range होती है जिसमें आप इनको use कर सकते हैं. So for some acid based titrations we use methyl orange and for some we use phenolphthalein. So there is a logic behind that why we use phenolphthalein for one and why we use this methyl orange for the other. And that I will answer you tomorrow, that why, because they give you color in a specific range. Maybe one gives it in an acidic range and one in a basic range. So that could be the reason that I will confirm you. Yes, their pH ranges they differ. Yes, that I will confirm you the exact ranges tomorrow. Okay. Okay, and then you can also determine the concentration of HCl with sodium carbonate. So that is a primary standard. और फिर इसके लिए I already told you in the calculations that आपने 2.66 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 500 ml में आप डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने मोलर सोल्यूशन बनेगा, आपके पास 0.05 मोलर सोल्यूशन बनेगा सोडियम कार्बोनेट का. और फिर आप इसको स्टैंडर्डाइज यूज कर सकते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl सोल्यूशन. तो फिर आपके पास सोडियम कार्बोनेट जो है इसकी कंसंट्रेशन नोन है तो आप ब्यूरेट को फिल करोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड देन यू विल टेक 10 ml ऑफ द HCl सोल्यूशन जो कि हमने क्या जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर, हमने कहा था कि ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोलर है. एंड देन यू विल टेक दैट इन अ कोनिकल फ्लास्क, फिर आप 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर को ऐड करेंगे और फिर आप इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट द सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन एंड देन यू विल कैरी आउट 3 टाइट्रेशंस एंड देन अगेन आप एवरेज वॉल्यूम लेंगे और मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे HCl की. सो हियर द टेबल इज शोन. So the average volume of this sodium carbonate जो कि used हुआ that is 19.37 ml. So from that you can calculate the molarity of HCl. That HCl की molarity को आपने find करना है और sodium carbonate की molarity आपको पता है. So M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2. So you want to determine the molarity of HCl and you know the volume that you took 10 ml of this HCl. और यहाँ पे जो balance chemical equation से आपके पास N की value आ गई and the molarity of sodium carbonate was known to you and the volume which was used, यहाँ से आपके पास average you took the average और यहाँ से आपके पास ये 19.37 की value आ गई
एंड देन फिर आपने यहाँ से एग्जैक्ट मोलैरिटी जो है वो HCl की फाइंड आउट कर ली. दैट वाज all about today's experiment that we actually have standardized HCl solution. आपने उसका 0.1 molar solution बनाया and तो एक्चुअली जो लैब में HCl अवेलेबल होता है वो 12 मोलर होता है. तो आपने 12 मोलर HCl में से 5 ml लिया और उसको आपने जो है वो 500 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया एंड इससे दैट अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 0.1 मोलर HCl का सोल्यूशन बना है. सो इट इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड. और फिर इसको आपने स्टैंडर्डाइज किया, उसकी कंसनट्रेशन को डिटर्मिन किया बाय टाइट्रेटिंग दैट अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कि सोडियम कार्बोनेट था. और फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी को या कंसनट्रेशन आपके पास नोन थी. यू ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज दैट बाय जब आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की विद ऑक्सैलिक एसिड, तो वहाँ से आपने उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर लिया एंड देन यू यूज दैट फॉर स्टैंडर्डाइजिंग और फॉर डिटरमिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट. So that was all about today's experiment and it was easy. So if you have any questions, then you may ask. Yes, the slides. I will upload these slides onto the portal right now after recording. Yes, this recording, I hope that it will be available to you on the portal. I'm not recording that separately, but yes, but I will upload. Yes, ये मे भी आपके पास रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पे आ जाए, बट ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी. ये स्लाइड्स मैं आज ही आपके लिए अपलोड कर दूंगी. I have taken the attendance. Yes, I have taken the attendance. I will upload that presentation for you, and I already uploaded the worksheets for you. So if you have any questions that you may ask, and maybe tomorrow we will take a class at 8 a.m. in the morning. सुबह 8 बजे हम क्लास करेंगे because at 3 o'clock in the afternoon it is too much loaded and it isn't possible to log into the portal and take a class. ठीक है, तो हम सुबह 8 बजे क्लास करेंगे और अगर 8 बजे क्लास ना हुई तो फिर हम शाम में इसी टाइम पे क्लास करेंगे. ठीक है, 6 बजे. तो आई होप दैट सुबह 8 बजे हमारा पोर्टल फंक्शनल होगा. ओके ओके ओके, you may log out. Yes.